हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल है भाई सब लोग के, कैसे हैं भाई आप लोग। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आर्मी एंड गवर्नमेंट तैयारी पर। आई होप आप लोग अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और आपने अभी से 2021 की प्रिपरेशन के लिए कमर कस ली होगी। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, लेकिन इससे पहले आपको कुछ जानकारी देना है। अनअकैडमी पर एक नया बैच लॉन्च हुआ है एनडीए 2021 के लिए। एनडीए 2021 के लिए बैच लॉन्च हुआ है, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। रोजाना अभी 30 तारीख तक 2 घंटे की क्लासेस है, बाद में 1 घंटे की क्लास हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेबस सही टाइम पर कंप्लीट हो तो आप अनअकैडमी को ज्वाइन कर लीजिए, ये बहुत जरूरी चीज है। दूसरी बात, आपके एनडीए के अलावा अगर आप नेवी या एयरफोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेवी या एयरफोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए भी 5 से 6 दिन पहले एक नया बैच लॉन्च हुआ है, उस बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। साइड में आपको पोस्टर पे दिख रहा होगा, कोड का यूज करना है SHALU10। इसके अलावा कुछ बातें और बतानी है बेटा। अगर आप फ्री कंटेंट देखना चाहते हो तो फ्री कंटेंट देखने के लिए भी आपको कोड डालना जरूरी है। पे नहीं करना है, पेमेंट नहीं करना है, बट हाँ आप देख सकते हैं। फ्री क्लासेस कुछ चल रही हैं, फ्री स्पेशल क्लासेस चल रही हैं ऑलरेडी। अगर मैं फ्री स्पेशल क्लासेस की बात लेकर चलूं कि कौन कौन सी क्लासेस चल रही हैं, तो हम 7 बजे सुबह 7 AM पर मॉर्निंग में एक मॉक रखकर चल रहे हैं और एक 7 PM पर एक मॉक रख के चल रहे हैं। इवनिंग में एक मॉक रख चल, तो हम 2 मॉक लेकर चल रहे हैं, सुबह और शाम। इसके साथ ही साथ इनके तो अलावा हम संडे के दिन एक फुल मॉक भी रखेंगे अब से, तो संडे के दिन फुल मॉक भी रहा करेगा। तो अगर आप पूरी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये सब चीजें फ्री कंटेंट रहेगा। ये जो कंटेंट रहेगा ये मॉक एकदम फ्री है, आप इसको आराम से देख सकते हैं, कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप YouTube पे पढ़ने में इच्छुक है तो बेटा मैंने एक 12th क्लास यहां पर स्टार्ट कर दी है ऑलरेडी, तो आप 12th यहां पर पढ़ते रहिए। कोशिश करेंगे जितना हो सकता है, 12th तो ऑलमोस्ट पूरा करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही साथ 11th का बहुत सारा पोर्शन भी मैंने वाईफाई स्टडी डिफेंस और वाईफाई स्टडी श्योर पे कराया हुआ है। तो अगर आप YouTube पे पढ़ने में आपको मजा आता है तो आप YouTube से भी पढ़ सकते हैं। तो YouTube पर भी ऑलमोस्ट सारा का सारा कंटेंट दिया हुआ है। अगर आप पूरे में से पूरे की नंबर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी फिजिक्स में बहुत अच्छी हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, तो रोजाना अपनी फिजिक्स की तैयारी कीजिए। फिजिक्स एक दिन में आने वाला सब्जेक्ट नहीं है, आपको इसको बहुत लंबे समय तक बहुत अच्छे से पढ़ना होता है। तो अपनी 11th और 12th की किताबों को निकाल लीजिए और बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। जितने भी लेक्चर आप देखते हैं, यकीन मानिए जितने भी लेक्चर देखते हैं, देखने से कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि आप उस लेक्चर के नोट्स नहीं बनाते हैं, क्योंकि जो आपने देखा है उसको आपको कॉपी पे उतारना जरूरी है। और याद रखिए, अपने हुए बनाए हुए नोट्स ही रामबाण होते हैं और उसी से सिलेक्शन होता है, क्योंकि अपने हाथों से बनाए हुए नोट्स ज्यादा समझ में आते हैं। तो आप नोट्स जरूर बनाइए और लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए फिजिक्स की, तभी आप जाकर अपने फिजिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला पाएंगे, जैसा इस बार का रिजल्ट रहा है। इतने सारे सिलेक्शंस होने का बस यही रीजन है कि बहुत अच्छा कंटेंट मिला है, बहुत सारा कंटेंट मिला है। हर चीज को बहुत बेसिक तरीके से प्रिपेयर किया। अगर आप बेसिक से हाई लेवल तक प्रिपरेशन करते हो तो आप एग्जाम को 100% क्रैक कर पाओगे। चलो हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आज का लेक्चर देखते हैं हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर को देखें, इसको देखें तो आप अनअकैडमी ज्वाइन कर लीजिएगा। आप लोगों के लिए एक पोस्टर हटा दूं, 1 मिनट रुकिएगा। तो कोड ध्यान रखिएगा, SHALU10 है ना, यही कोड है और इसी कोड का इस्तेमाल करें, ठीक है। चलो, कितना पढ़ लिया था और हम क्या पढ़ रहे थे? मेरे ख्याल से आप कल का भूले तो नहीं है ना? नहीं भूले होंगे। क्या पढ़ा था बेटे लास्ट टाइम पे? हमने पढ़ा था गॉस लॉ, राइट? हमने क्या पढ़ा था? गॉस लॉ। गॉस लॉ होता क्या है ये बात जानी थी बेटा। गॉस लॉ होता क्या है इस बारे में जाना था। गॉस का नियम क्या होता है इस बारे में जानता था। आप मेरे ख्याल से भूले नहीं होंगे। भाई साहब, गॉस लॉ ये कहता है कि किसी भी बंद वक्र, क्लोज्ड सरफेस से निकलने वाला चार्ज, क्लोज सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स, माफ कीजिएगा फ्लक्स, हमेशा Q/ε0 के बराबर होता है। मतलब कोई भी बंद वक्र, हाँ बेटा कोई भी बंद वक्र, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्लोज सरफेस है कौन से शेप का, बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्लोज सरफेस ये ले लें, बेटा क्लोज सरफेस ये ले लेंगे तो इससे निकलने वाला फ्लक्स भी कितना होगा बेटे? इससे निकलने वाला फ्लक्स भी होगा Q/ε0। बहुत ही सिंपल, मतलब बहुत ही सिंपल बना दिया इन चीजों को। आपने बोला कि सर एक काम करते हैं बेटे, आप सिलेंडर ले लीजिए क्लोज सरफेस, आप सिलेंडर ले लेंगे, आप बोलेंगे इससे बाहर कितना फ्लक्स जा रहा है, इसका आंसर भी कितना होगा बेटा? Q/ε0 के बराबर होगा।
आपने नहीं सर इसको भी नहीं देखेंगे, हम तो कुछ और देखेंगे। आप कुछ और देख लीजिए बेटा, आप क्यूब देख लीजिए, क्यूब से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कितना होगा, ये भी कितना होगा बेटे, इसके बारे में बात लेकर चले तो ये भी कितना होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। ये सब बातें भी हम जान चुके हैं, अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर अटेंड किया है तो ये सब बातें आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके होंगे। ये सब बातें हमने पढ़ रखी हैं कि किसी भी चीज से निकलने वाला फ्लक्स यानी फ्लक्स हमेशा दो बातों पर निर्भर, सिर्फ एक बात पर निर्भर करता है, वो इसके अंदर का चार्ज। ई नॉट तो कांस्टेंट है, अगर मान लीजिए चार्ज ज्यादा होंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर दो चार्ज हो जाएंगे तो भैया Q1 प्लस Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट कर देना, सिंपल सी बात। तो जितना चार्ज होता है सिर्फ चार्ज पर डिपेंड करता है, डज नॉट डिपेंड ऑन शेप एंड साइज। इस बात को आप लिख भी लीजिएगा। इसकी बात लेकर चले तो फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, किसी भी बंद वक्र से निकलने वाला फ्लक्स, किसी भी बंद वक्र से निकलने वाला फ्लक्स, किसी भी बंद वक्र से निकलने वाला फ्लक्स आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता, आकार और आकृति पर डिपेंड ऑन शेप एंड साइज पर निर्भर नहीं करता। ये सब बातें हम लास्ट टर्न पर पढ़ चुके थे, मेरे ख्याल से गॉस लॉ में आप इन सब चीजों को पढ़ चुके थे। एक और खास बात, आपके अगर क्वेश्चन की बात लेकर चलूं बेटा, तो आपका एग्जाम में अगर गॉस लॉ से बात लेकर चलूं तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनेगा या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाएगा। अभी तक के एग्जाम की बात लेकर चलें, अभी कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, अभी तक जो एप्लीकेशन पे क्वेश्चन पूछे गए वो पूछा गया एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज, मतलब एक प्लेन, एक पतली सी चादर है और चादर से कुछ दूरी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान कितना होगा, इस सब की वैल्यू को आपसे पूछा, जैसे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इसका आंसर होता है। उस सब चीजों को अभी तक पूछा गया है, उन सब चीजों को भी हम डिस्कस करेंगे आज के दिन। तो एप्लीकेशन जनरली ज्यादातर पूछी जाती है। तो चलिए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने सारी चीजों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया होगा, सभी की नोट्स बनाए होंगे, गॉस लॉ को बहुत अच्छे से समझा होगा, जरूरी है। चलिए जी नेक्स्ट चीज पे बात करते हैं, गॉस लॉ की एप्लीकेशन की। गॉस लॉ का हम प्रयोग कहां कहां करते हैं, गॉस लॉ का प्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। जरा देखें कि एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ मतलब गॉस लॉ के यूज करके हम कौन कौन सी चीजें निकाल रहे हैं। आपके पेपर के लिहाज से क्या बातें हैं जरा देख लेते हैं इन सब चीजों को। एक बात बेटे समझिएगा, पहला है आपको निकालना है विद्युत क्षेत्र तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी विद्युत क्षेत्र तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड कंडक्टर। देखिए भारी भरकम लाइन है, चार्ज्ड कंडक्टर, लेकिन बहुत ही आसान है ना बेटे, खोखला है ये लाइन बिल्कुल, ये समझ लीजिए, इसमें कुछ है नहीं, बस बोलने वाली बातें हैं बेटे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि बेटा एक लंबा सा एक कंडक्टर ले लो, है ना जी, कंडक्टर मतलब एक चालक ले लो, वायर, एक तार, इस चालक को पूरा चार्ज कर दो, मतलब इस पूरे पे चार्ज डाल दो, यूनिफॉर्म मान लो, यूनिफॉर्म डाल दिया चार्ज। अब ये पूछ रहा है किसी भी वायर के चारों तरफ विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, इसको निकाल के बताओ, किसकी सहायता से, गॉस लॉ की सहायता से। ये क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपको कंसेप्चुअल बता दूंगा कि भाई साहब गॉस लॉ ने क्या काम किया है, बाकी क्वेश्चंस के जितने भी बाकी एप्लीकेशन होगी उसके मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिखता चला जाऊंगा। आपके लिए रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट को अपने दिमाग में डाल लीजिएगा, कैसे आया उसको मैं एक एग्जांपल को समझा के बता रहा हूं, सारे रिजल्ट ऐसे ही निकाले गए हैं। जरा देखते हैं कि क्या रिजल्ट है। लेट अस सपोज, मान लो बेटे कि आपने एक पतला सा एक कंडक्टर ले लिया, चलो जी एक कंडक्टर ले लिया, बहुत अच्छी बात है बेटे, एक कंडक्टर ले लिया, इसको में ये प्लस इंफिनिटी से लेकर माइनस इंफिनिटी तक है, मतलब बहुत बड़ा है, आप इंफिनिटी ले लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे तो आपने इंफिनिटी लिया लेकिन इंफिनिटी तो कुछ होता नहीं है, तो बाद में चाहे इसको मैं एल से रिप्रेजेंट कर देंगे। चलो जी नेक्स्ट चीज की बात लेकर चलें, आपने इस पे आवेश दे दिया प्लस, ये है मेरा कंडक्टर, मुझसे पूछा गया इससे कुछ दूरी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान कितना होगा, बस इतनी सी बात है। चलो इसको समझते हैं कैसे होगा, कैसे निकालें। बेटा हमें एक चीज तो पता है, बहुत सरल सी चीज पता है कि बेटा अगर कभी किसी क्लोज सरफेस के सेंटर में अगर चार्ज रखा है, आवेश रखा है, तो आंसर होगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्यों ना हम इस चार्ज को किसी बंद वक्र में ले आए।
देखो बेटा, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो गॉस लॉ ये कहता है कि सबसे पहला काम है आपका ड्रॉ गॉसियन सरफेस। आप गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करें, गॉसियन सतह को ड्रॉ करें। गॉसियन सतह मतलब होता है कुछ नहीं, गॉसियन सतह का मतलब होता है मेरे बेटे, गॉसियन सतह का मतलब होता है 3D सरफेस, 3D सरफेस और क्लोज सरफेस। इसके अंदर क्लोज सरफेस का मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पर स्फीयर हो गया, ये सब बातें बता चुका हूं, गोला हो गया, सिलेंडर हो गया, ये सब चीजें क्या कहलाएंगी बेटा, गॉसियन सरफेस। 3D सरफेस जो पूरा बंद हो, स्फीयर, गोला, सिलेंडर, क्यूब। तो आपको कुछ ऐसा काम करना है कि बीच में आ जाए और इसके चारों तरफ गॉसियन सतह आ जाए। तो भाई साहब गॉस ने क्या करा, गॉस ने ये बोला बेटा एक काम करो, इसके चारों तरफ एक वायर के चारों तरफ एक ऐसा सरफेस बना दो जो बराबर हो दूरी पर सब जगह, एक ऐसा सरफेस बना दो। तो इन्होंने कहा भाई साहब जो गॉसियन सरफेस जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ये बन गया गॉसियन सरफेस, ये बन गया गॉसियन सरफेस, ये बन गया भाई साहब गॉसियन सरफेस दोनों तरफ, ये बन गया गॉसियन सरफेस। ठीक है जी। अब इन्होंने कहा ये गॉसियन सरफेस बन गया, मतलब इसके चारों तरफ एक हमने सरफेस बना दिया। चलो जी, अब हमें यह पता है कि इन सब से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आप जानते हो प्लस से विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहां होती है, बाहर की तरफ होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन तो आप जानते हो, मैं कुछ जगह पे डायरेक्शन बना देता हूं ताकि आपके दिमाग में ये सब बातें पड़ी रहें। ये ऊपर वाला सरफेस है, ऊपर वाला है, ये नीचे वाली सतह है, नीचे वाला क्रॉस सेक्शनल है, और ये सिलेंडर बना हुआ है। इससे भी यहां पर, बाहर पर भी, यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, और यहां पर भी मेरे बेटे विद्युत क्षेत्र तीव्रता होगी। ये बात कही उन्होंने, ऐसा होगा। हमने कहा ठीक है जी, ये बात तो और बना देता हूं नीचे की तरफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, ये सब विद्युत क्षेत्र तीव्रताएं हैं। ऐसे निकल रहा होगा। आपने सर कैसे पता लगा, बेटा प्लस से बाहर निकलती है ना बेटे, ऐसे इस साइड भी निकल रही होगी। चलो जी, हमने कुछ बना लिया, ये सिर्फ हमारे आसानी के लिए। अब मुझसे ये पूछा कि बताइए मास्टर जी, इस वाले पॉइंट पर जो r दूरी पर है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान कितना होगा, यहां पर फ्लक्स का मान कितना होगा। चलो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने की वैल्यू कितनी हो, इस पॉइंट पे निकालेंगे। चलो जरा निकाल के देखते हैं कितनी वैल्यू निकलेगी। अब क्या काम करें, एक बात बताओ बेटे, अगर मैं इस फॉर्मूले की बात लेकर चलूं तो फॉर्मूला होता है फाई क्लोज्ड इक्वल टू होता है क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस या डी ए इंटू इक्वल टू होता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। मेरे ख्याल से आप भूले नहीं होंगे ये वाली बात जो अभी तक चल पा रही थी, जिसको हम गॉस लॉ कहते हैं, ये आप भूले नहीं होंगे। मतलब टोटल फ्लक्स किसके बराबर होगा, ई डॉट डी ए या फिर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा, ये बात निकल कर आई। चलो एक काम करते हैं, टोटल फ्लक्स लिखते हैं कितना होगा। क्या मैं लिख सकता हूं टोटल फ्लक्स किसके बराबर होगा, क्लोज सरफेस के थ्रू टोटल फ्लक्स होगा। देखो अगर मैं एरिया की बात लेकर चलूं, सरफेस एरिया की बात लेकर चलूं, तो आपको याद होगा एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होता है सरफेस से। ये ऊपर वाली सतह क्या यहां से परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा बेटे, क्या आपको ये वाली बात पता चल रही है। यहां पर डीए ऐसे होगा, यहां पर डीए कितना होगा, एक छोटा सा एरिया काट लिया बेटे इस सरफेस के परपेंडिकुलर, यानी डीए भी यही होगा और ये ए भी यही होगा। इस वाले की बात लेकर चले तो यहां पर भी सरफेस के परपेंडिकुलर, मतलब ये होगा। आपको ये बात पता चल रही होगी, सरफेस मतलब नीचे वाली सतह, नीचे से परपेंडिकुलर, डीए क्या होता है परपेंडिकुलर, ये क्या होता है बेटा परपेंडिकुलर अभिलंब, और ई क्या होता है बेटा बाहर की तरफ ऐसे में निकल रहा है। एक बात बताओ, अगर मैं इसको फर्स्ट सतह मान लूं, इसको मैं फर्स्ट सरफेस मान लूं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इस वाले को हम सेकंड मान लेते हैं और इस वाले को थर्ड मान लेते हैं, तो क्या टोटल फ्लक्स, क्या कुल फ्लक्स जो निकल रहा है इस वाली सतह से, क्या टोटल फ्लक्स φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 के बराबर होगा। देखो बेटे अगर आपको समझ में आया तो बात समझो मेरी, क्या चीज बोलना चाह रहा हूं। देखो बहुत सिंपल सा है बेटे, एक बात बताओ टोटल फ्लक्स किसके बराबर होगा, टोटल कुल फ्लक्स किसके बराबर होगा। तो मैं ऐसे लिख देता हूं यहां पर आपकी थोड़ा सा इजी करने के लिए कि जो टोटल फ्लक्स होगा मेरा बराबर होगा बेटा टोटल थ्रू क्लोज सरफेस होगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, मतलब जितना इससे निकल रहा है, जितना इससे निकल रहा है, जितना इससे निकल रहा है, तीनों फ्लक्स के बराबर तो होगा भाई। जितना इससे निकल रहा है ऊपर वाले सिलेंडर के, जितना ऊपर से निकल रहा है, जितना नीचे से निकल रहा है, जितना चारों तरफ से निकल रहा है, यही तो टोटल होगा। अगर टोटल इसके बराबर है तो इस वैल्यू को मैं ऐसे लिख सकता हूं आराम से, इसको मैं लिख सकता हूं क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर। क्या आपको परेशानी तो नहीं है इस बात में, यही होगा टोटल। एक चीज मैंने निकाल के बता रहा हूं, बाकी रिजल्ट जो है हम सब याद रखेंगे बाकी रिजल्ट, लेकिन इस वाले रिजल्ट को मैं बता रहा हूं कि कैसे कैसे होगा, ठीक है। चलो जी
एक बात बताइए बेटा, फाई वन की वैल्यू कितनी होगी? चलो जरा फाई वन निकाले कितना होगा। क्या मैं फाई टोटल को बेटा ऐसे लिख सकता हूं? अगर आपको फॉर्मूला पता है तो फाई वन को मैं इस फॉर्मूले से लिख देता हूं। इसका होगा ई डॉट डी ए, ये पहले वाले के लिए, थ्रू क्लोज सरफेस फर्स्ट, इस वाले के लिए 2 के लिए हो जाएगा फिर से ई डॉट डी ए, सेकेंड वाले के लिए, और थर्ड वाले के लिए फिर से हो जाएगा ई डॉट डी ए, इक्वस टू क्या हो जाएगा बेटे? इक्वस टू हो जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये फर्स्ट का है, ये सेकंड का है, और ये थर्ड का है। क्या आपको बात समझ आ रही बेटे? एक बात बताइए बेटे, ई इसको ऐसे लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा, या ई इंटू ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। मेरे बेटे थीटा एंगल है, एक बात बताना बेटे, क्या फर्स्ट सरफेस पर एंगल 90 डिग्री है? क्या बेटा इस वाली सतह से एंगल 90 डिग्री है? अगर आपको दिख रहा है तो ये भी कितना है? 90 डिग्री है। ई और डी के बीच में एंगल। एक बात बताओ बेटा, फर्स्ट से और थर्ड से, फर्स्ट से और सेकंड से क्या एंगल 90 डिग्री? क्या बेटे एक बात बताओ, फर्स्ट और सेकंड की बात लेकर चलें तो क्या इस वाले फॉर्मूले को आप और भी एक्सप्लेन कर सकते हो? ई इंटू कॉस, ई इंटू डी ए इंटू कॉस 90, कॉस 90 कितना होगा? 0 होगा। क्या अब आप कह सकते हो कि ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी? देखो बेटे नहीं समझ में आई तो दोबारा बताता हूं। ई डॉट डी ए का मतलब क्या हुआ? ई डी ए कॉस थीटा है ना, कॉस थीटा। और कॉस की बात लेकर चलें तो ऊपर इन दोनों पर, इस वाले सरफेस पर 90 डिग्री एंगल है और इस वाले सरफेस पर भी 90, मतलब ये दोनों तो डायरेक्टली 0 हो गए। ये दोनों क्या हो गए? डायरेक्टली 0 हो गए। ये दोनों अगर डायरेक्टली 0 हो गए तो बचा क्या? सिर्फ थर्ड सरफेस बनाए जो कर्व्ड है, जो कर्व्ड सरफेस है, जो ये पूरा का पूरा सतह है, इसके बराबर होगी। चलो जरा इसके बारे में भी लिख लेते हैं भाई। फाई टोटल किसके बराबर हुआ? तीसरे के बराबर। अगर मैं तीसरे के बराबर लिखूं बेटा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो भैया इस पूरे से यूनिफॉर्म है तो बाहर निकल गई, इनटू में सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कितना होता है मेरे बेटे? सरफेस एरिया की बात लेकर चलो, एरिया बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है? ये जो सतह होती है कितनी होती है? पूरी टोटल सतह कितनी होती है? तो अगर मैं इसकी बात लेकर चलूं तो मेरे ख्याल से आप भूले नहीं होंगे, इसकी वैल्यू 2 पाई आर एल के बराबर होती है। मेरे ख्याल से आप भूले नहीं होंगे, इसकी वैल्यू 2 पाई आर एल के बराबर होती है। कर्व्ड सरफेस हो गया मेरे बेटे। बाकी क्या बचा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। बेटा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या आपको ये वाली बात अभी तक समझ में आई है? बेटा बता दो बेटा, समझ में आई हो तो, है ना बेटे। ये वाला 0 इसलिए हो गया क्योंकि ई डी ए cos 90 ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ लिए ई डी ए cos 90, तो ये दोनों तो cos 90 की थीटा की वजह से 90 की वजह से 0 हो गए। तीसरा बचा, क्यों तीसरा? इसलिए बचा क्योंकि यहां पर थीटा कितना था? 0 डिग्री, तो यहां पर 0 डिग्री था तो यहां पर बनेगा ई डी ए cos 0 होगा 1, इसलिए मैंने सिर्फ इसको ई रख दूंगा और मैंने ई इंटू ए का मल्टीप्लाई कर दिया। कर्व्ड कितना निकला इस थर्ड वाले से पूरे से? 2 पाई आर एल, इसको यहां पर पुट कर दिया, ये निकल कर आया बेटे। अब एक बात बताना, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकलती हुई नजर आ रही होगी, परंतु इस फॉर्मूले को लिखने के लिए तो आप एक काम करें, इसको मैं थोड़ी देर के लिए मिटा रहा हूं, ऊपर वाली चीज को मिटा रहा हूं, 1 मिनट दीजिएगा। इस रिलेशन को थोड़ा सा और शॉर्ट आउट कर लेते हैं बेटे। इस रिलेशन को थोड़ा सा और शॉर्ट आउट करूं तो क्या मैं इस रिलेशन को ऐसे लिख सकता हूं? ई इंटू डी डॉट इंटू 2 पाई आर एल, ये तो लिख दिया मैंने, ये इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू को, एक बात बताइए, आपने फिजिक्स में एक चीज पढ़ी है जिसको आप बोलते हैं लैम्डा इक्वल्स टू क्यू बाय एल। क्या आपने पढ़ा है? इसको हम लोग बोलते हैं लैम्डा बाय क्यू बाय एल। इसको आप लोग बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। आपने ये टर्म जरूर पढ़ा होगा। इसको हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। आपने इस बात को जरूर पढ़ा होगा, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं इसको। हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। ऐसा हमने क्यों किया, मैं रीजन देता हूं। यहां पर चार्ज कोई एक नहीं है, एक पूरा का पूरा एक वायर है, एक वायर पे पूरी चार्ज है, तो उसके लिए तो आप हमेशा लैम्डा लिखते हो कि नहीं लिखते हो? आपने ये जाना भी होगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी रेखीय आवेश वितरण के अंदर ये टॉपिक आता है। इसको हम बोलते हैं लैम्डा बराबर क्यू बाय एल, आपने जरूर पढ़ा होगा। ऐसे आपने एक टर्म और पढ़ा होगा, सिग्मा बराबर क्यू बाय ए, ये भी पढ़ा होगा। ऐसे आपने एक टर्म और पढ़ा होगा, रो बराबर क्यू बाय वी। ये तीनों टर्म भी आपने अपनी फिजिक्स में पढ़े होंगे। नहीं पढ़े हैं तो हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस कर लेंगे। आज हम इस टॉपिक को भी डिस्कस कर लेंगे। तो बेटा एक बात बताओ, ये फॉर्मूला निकला तो अब हम काम करते हैं, क्यू को लिख लेते हैं यहां से लैम्डा इंटू एल। क्या आपको बात समझ में आ रही? अपॉन में बेटा एप्सिलॉन नॉट। बताइए बेटा, यहां से क्यू को हमने क्या कर दिया? लैम्डा इंटू एल के साथ मल्टीप्लाई कर दिया।
कैंसिल आउट कर दिया बेटा, एल से एल कैंसिल आउट कर दिया बेटे, ई की वैल्यू क्या निकल कर आएगी बेटा, तो ई की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ई की वैल्यू जो निकल कर आएगी दैट विल कम्स आउट टू बी लैम्डा अपॉन में, ये चला जाएगा लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, और ये इसका फॉर्मूला होता है। डायरेक्टली रिजल्ट भी याद रखा जा सकता है, याद रखा जा सकता है। इस तरीके से ये चीज कैलकुलेशन हुई है। तो हम ये बता सकते हैं कि किसी भी चार्ज के चारों तरफ जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता होगी, जो टोटल फ्लक्स होगा, टोटल विद्युत क्षेत्र तीव्रता होगी, उसकी वैल्यू इतनी निकल कर आएगी, और यही मेरी वैल्यू निकल कर आएगी। बताइए आप में से किसी को कोई परेशानी हो तो इस चीज को आप डिस्कस कर सकते हैं। मेरे ख्याल से कोई भी चीज की परेशानी नहीं होगी। ठीक है, आगे चले भाई, आगे चले। यही बात थी, इसको हम लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर आपके पेपर में आएगा तो डायरेक्टली रिजल्ट पूछा जा सकता है कि किसी वायर के चारों तरफ विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान क्या होगा। क्या बात समझ रही है? चलो हम एक और एप्लीकेशन पे चलते हैं। अब हम कुछ छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातों पर और चलते हैं जिन पर क्वेश्चन डायरेक्टली बनता है। अब हम डायरेक्टली रिजल्ट की तरफ चलेंगे हमेशा। ये मैंने आपको बता दिया कि ऐसे कुछ निकाला गया है, ये रिजल्ट निकालने का एक तरीका है। नेक्स्ट चीज की बात लेकर चलते हैं गॉस लॉ पर। ठीक है, रिजल्ट पे लेकर चलते हैं गॉस लॉ पर। ठीक है, जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कम होता जाएगा, वो हमें पता है। कभी आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि बताइए एक सिंपल एक वायर में एक चालक के चारों तरफ विद्युत क्षेत्र तीव्रता किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। 4 ऑप्शन दे देगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर यानी समानुपाती होती है आर की, या 1/r के होती है, या r² के होती है, या 1/r² की होती है। तो याद रखिएगा किसके होती है, 1/r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। इस बात को भी याद रखिएगा, इस पर भी आपका एक क्वेश्चन बनता है। तो ये एक टॉपिक था जिसके बारे में आपको जानना था। नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा रिजल्ट, जो पता नहीं आप लोगों में से बहुत सारे लोग शायद जानते होंगे, शायद नहीं भी जानते होंगे। अगर नहीं भी जानते हो तो कोई बात नहीं, आपको समझा देता हूं। गॉस लॉ की सेकंड एप्लीकेशन है ये। इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ सिलेंडर, किसी भी सिलेंडर यानी बेलनाकार एक वस्तु से निकलने वाली विद्युत क्षेत्र तीव्रता, यानी सेकंड एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर। ये भी इंपॉर्टेंट सी चीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिलेंडर। चलो जी, किसी भी सिलेंडर के चारों तरफ विद्युत क्षेत्र तीव्रता। अरे क्या बात है, क्या टॉपिक है। आप सोचे सर, आप सोच रहे हैं भाई ये क्या चीज चल रही है बेटे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर के चारों तरफ विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी होगी। इंपॉर्टेंट है, आपको बताऊं नेवी के पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछा भी था मैग्नेटिक फील्ड को लेकर, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता को लेकर। तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए सिलेंडर के अंदर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान क्या होगा, अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी और बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में बनाए जा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग रट्टा भी मार के चलते हैं कि सर इस सिलेंडर के सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है, अंदर 0 होती है। ये बात मैं गलत नहीं कह रहा हूं, पर यह बात पूरी तरीके से सही भी नहीं है। जैसे आप लोगों ने यह भी रट रखा होगा कि किसी भी गोले के अंदर में विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान 0 होता है, परंतु क्या यह बात सच है क्या? नहीं बेटे, ये पूरी तरीके से सच नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। उसी बात को हम आज जानेंगे कि कैसे इसकी वैल्यू 0 होती है या नहीं होती है, इसी चीज को चर्चा करेंगे। पहली बात, इसको पढ़ें, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी बात आपके लिए कि ऐसा मैं बोल क्यों रहा हूं। पहली बात, सिलेंडर कितने प्रकार का होता है, इस बात को आप समझे कि जो बेलनाकार वस्तु है सिलेंडर है वो कितने प्रकार का है। देखो, 2 तरीके के सिलेंडर के बारे में हम पढ़ाई करेंगे। पहला सिलेंडर होगा दैट इज हॉलो मतलब होता है खोखला, हॉलो सिलेंडर की बात लेकर चले जिसको हम खोखला कहते हैं। और दूसरी बात लेकर चलें तो दूसरे तरह का जो सिलेंडर होगा दैट इज सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड। दूसरा होगा ठोस सिलेंडर। 2 तरह के सिलेंडर की हम बात लेकर चलेंगे। अब क्या खोखला सिलेंडर किस किस तरीके का, क्या इसको भी पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? बेटे देखो, इसको भी आप छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। जैसे हॉलो सिलेंडर भी 2 तरह का हो सकता है कि कंडक्टिंग हो सकता है ये
कंडक्टिंग हो यानी सुचालक हो, कंडक्टिंग हो, अच्छी चालक हो, कंडक्टिंग हो, सुचालक हो, या हो सकता है ये कुचालक हो, या हो सकता है ये नॉन कंडक्टिंग हो, नॉन कंडक्टिंग हो, नॉन कंडक्टिंग हॉलो। आपसे पेपर में क्वेश्चन में हमेशा बात बोलेगा कि हो सकता है ये कुचालक की तरह व्यवहार कर रहा हो, या हो सकता है नॉन कंडक्टिंग की तरह आपको इसमें लिखकर दे दे कि भाई डाइलेक्ट्रिक है, या फिर ऐसे लिख कर दे दे ये डाइलेक्ट्रिक यानी परावैद्युत पदार्थ है, या डाइलेक्ट्रिक भी बोल सकते हैं इस बात को, डाइलेक्ट्रिक यानी परावैद्युत है, परावैद्युत है। सारे रिजल्ट को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिएगा। परावैद्युत है, परावैद्युत पदार्थ है, ये भी मटेरियल हो सकते हैं। ऐसे सॉलिड भी दो पार्ट से डिवाइडेड होगा। पहला चीज होगी, इसको हम लोग बोलेंगे, इसको भी हम बोलेंगे कंडक्टिंग यानी चालक होगा, सॉलिड कंडक्टिंग होगा यानी सुचालक होगा। और ऐसे दूसरे पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं जिसको हम नॉन कंडक्टिंग कहते हैं। इसको आप क्या कहते हैं? नॉन कंडक्टिंग कहते हैं यानी कुचालक कहते हैं, या फिर आप इसको डाइलेक्ट्रिक भी कह सकते हैं। ये दोनों बातें निकलकर आ रही हैं, जरा समझते जाना। इसका रिजल्ट डाइलेक्ट्रिक, या हो सकता है डाइलेक्ट्रिक की बात कर रहे हो। बेटे आप जानते हैं कि अगर मैं किसी गोले को चार्ज दूं, किसी भी स्फीयर को चार्ज दूं, किसी भी गोले को चार्ज दूं, किसी गोले को चार्ज दूं, किसी सिलेंडर को चार्ज दूं, किसी वायर को चार्ज दूं, आवेश दूं, कि आपको यह जानकारी तो होगी कि किसी भी चीज के अंदर चार्जेस नहीं जा सकते, आवेश नहीं जा सकते। इस बारे में तो आप जानते हो। किसी भी चीज के अंदर चार्ज जा सकता है क्या? किसी वायर के अंदर क्या किसी चालक के सेंटर में से चार्ज जा रहा है? ऐसा तो नहीं हो सकता बेटे। अगर आप चार्ज दोगे तो आपने पढ़ा होगा कि हमेशा सतह पर आ जाता है, ये बात आपने जानी होगी। अगर नहीं पढ़ी है तो आपने ये कंसेप्ट जरूर पढ़ा होगा कि बिजली चमकते वक्त कार के अंदर बैठना ज्यादा सेफ होता है। किसके कंपैरिजन में ज्यादा सेफ होता है? कंपैरिजन के आप बाहर खड़े रहे बेटे, बाहर खड़े होकर मर जाए, इससे बढ़िया गाड़ी के अंदर बैठो, बढ़िया गाने सुनो। तो बेटे ये बात आपने पढ़कर चली होगी। मतलब चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द सरफेस, यानी आवेश हमेशा किसी भी सतह पर होता है, किसी भी वस्तु की सतह पर होता है, हमेशा हमेशा। एग्जाम्पल के तौर पर तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो कंडक्टिंग की बात ली जाए तो चार्ज कहां होगा? चार्ज ऑलवेज रिसाइड, चार्ज इज ऑन सरफेस, सतह पर आवेश होगा हमेशा। अगर आप इसमें चार्ज दोगे तो कहां होगा? सतह पर चार्ज होगा बेटे। डाइलेक्ट्रिक पर नॉन कंडक्टिंग होलो पर दोगे तो कहां होगा बेटा? चार्ज, तब भी सरफेस पे होगा बेटा चार्ज, अंदर नहीं जाएगा चार्ज। ऐसा नहीं कि खोखला गोला अगर नॉन कंडक्टिंग ले ली तो अंदर घुस रहा है चार्ज, ऐसा नहीं होगा बेटे। इसमें भी क्या होगा? चार्ज इज ऑन सरफेस, चार्ज इज ऑन सरफेस। यहां पर भी कितना होगा? सतह पर होगा, चार्ज इज ऑन सरफेस। कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग की बात लेकर चले बेटा, इसमें कितना होगा? तो बेटा इसकी बात लेकर चलूं तो इसमें भी आपका चार्ज ऑन सरफेस होगा, चार्ज ऑन सरफेस होगा, मतलब सतह पर चार्ज होगा। ये सब बातें हम रट कर चले हैं, ये बात मैं मानता हूं बेटा, आप लोगों ने इस बात को रटा है कि सरफेस पर होगा, सरफेस पर होगा, सरफेस पर होगा। ये बात में कोई गलती नहीं है, लेकिन ट्विस्ट है, लेकिन ट्विस्ट है मेरे बेटे, ट्विस्ट है। ये सॉलिड नॉन कंडक्टिंग की बात लेकर चलो, सॉलिड डाइलेक्ट्रिक लेकर चलो, क्वार्ट्ज का एक सॉलिड मटेरियल ले लिया बेटे, तो अगर ऐसा कोई मटेरियल लेकर चलते हो तो आप ये भूल जाना कि अब की बार चार्ज सतह पर होगा, अब की बार चार्ज पूरी बॉडी के अंदर होगा। यहां पर पूरी बॉडी के अंदर होगा, इनसाइड द बॉडी होगा। अब यह भी हो सकता है कि पूरी तरीके से यूनिफॉर्म हो, मतलब एक समान बिखरा हुआ हो अंदर। ऐसा भी हो सकता है कि एक समान ना हो, जिसको नॉन यूनिफॉर्म कहेंगे। परंतु ये अब की बार अंदर बॉडी के अंदर भी चार्ज होगा। ये एक ऐसी स्थिति है जो बहुत ही स्पेशल केस है। इस केस को अपने दिमाग में डाल लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इस बारे में बात याद रखिएगा, इस पर हमारा आगे भी क्वेश्चन बनेगा। इन सब का आंसर एक ही होता है, इन सब का आंसर एक ही होता है, इनके बारे में कोई तकलीफ नहीं उठानी। लेकिन इसके लिए सारे आंसर बदल जाते हैं, इसके लिए सारे आंसर बदल जाते हैं। जरा पढ़ते हैं कि भाई हॉलो कंडक्टिंग के लिए, हॉलो नॉन कंडक्टिंग के लिए, सॉलिड कंडक्टिंग के लिए, इन तीनों के लिए सब कुछ के लिए एक ही फॉर्मूला है, एक ही स्थिति, लेकिन इसके लिए सारे आंसर बदल जाएंगे। इसके बारे में मैं खास बात बताऊंगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सॉलिड नॉन कंडक्टिंग यानी ठोस
कुचालक पदार्थों के सेंटर में, केंद्र में विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान कितना होगा? तो आप 0 टिक करके मत आना, 0 नहीं होती है। हाँ, इन सब की बात लेकर चलूंगा तो 0 आएगी, इन सब में 0 आएगी। चलो जरा देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या होगी। जरा तीनों रिजल्ट लिखने की कोशिश करते हैं। अपने दिमाग में इस बात को अच्छे से डाल लीजिएगा और नोट्स अच्छे से बनाते रहिएगा, नोट्स अच्छे से बनाते रहिएगा। चलो जी, जरा देख लेते हैं, नोट्स अच्छे से बनाते रहिएगा इसी चीजों के। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल से आप केसेस याद कर चुके होंगे। हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग, है ना। खोखला सुचालक, खोखला कुचालक और ठोस चालक, इन तीनों में एक ही चीज बनकर आएगी, एक ही फॉर्मूले हैं सबके लिए, एक ही फॉर्मूले हैं। तो जरा देखते हैं कि हम तीनों केसेस की बात कर रहे हैं। चलो जी, पहला केस, पहले केस की बात करते हैं। पहला केस बेटे, पहला केस है मेरे बेटे हॉलो कंडक्टिंग, या तो आप हॉलो कंडक्टिंग ले रहे हो, हिंदी वालों के लिए खोखला चालक हो पदार्थ, हॉलो कंडक्टिंग, या हॉलो नॉन कंडक्टिंग हो, हॉलो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल हो यानी कुचालक हो, तब भी चलेगा बेटा, कोई काम आपको कोई रोकेगा नहीं। या ऐसा भी बोल सकता है डाइलेक्ट्रिक हो, एक ही बात है बेटे, डाइलेक्ट्रिक यानी परावैद्युत पदार्थ हो। बोलते जो मैं हिंदी में बोल रहा हूं आप उसको सुनते जाना। हॉलो नॉन कंडक्टिंग यानी खोखला कुचालक पदार्थ हो, या फिर सॉलिड कंडक्टिंग हो, सॉलिड कंडक्टिंग पदार्थ हो। इन सभी के लिए फॉर्मूला सेम है, इन सब के लिए सारी बातें सेम है, इन सब के लिए सारी बातें सेम है। तो इन सब के लिए हम एक ही फॉर्मूले, एक ही तरीके का इस्तेमाल करेंगे। इन सब के लिए कोई भेदभाव नहीं है, ये तीनों एक ही है, इन तीनों में कोई भेदभाव नहीं है। जरा देखते हैं कि इनकी किस स्थिति पर कितनी विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान कितना कितना होगा। लेट अस सपोज, चलो मानते हैं, एक फिगर बना लेते हैं, फिर समझते हैं एक बात को, ताकि इन सब चीजों को मैं एक ही साथ बता सकूं, आपका इन तीनों केसेस को मैं एक साथ बता सकूं। ठीक है, एक ही बोर्ड पे मैं एक ही साथ बनाने की कोशिश करूंगा ताकि आप कंपेयर कर पाऊं सभी रिजल्ट को। पहला खोखला ले लिया बेटे, यहां से ये हो गया बेटे फिगर। अगर अच्छा ना लग रहा हो बेटा आपको तो आप कोसिएगा नहीं, सेंटर हो गया। आपने सिलेंडर पे चार्ज दे दिया बेटे, प्लस चार्ज दे दिया, मान लीजिए पूरे सिलेंडर पे प्लस चार्ज, प्लस चार्ज दे दिया बेटे। और आपसे क्वेश्चन पूछा कि बताइए अंदर की तरफ सेंटर से स्मॉल आर की डिस्टेंस पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान कितना होगा। ये मुझसे पूछा गया है, ये मुझसे क्या हो गया बेटा, पूछा गया है। ये मुझसे पूछा गया है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान कितना होगा। तो पहली कंडीशन आपकी ये है कि भैया इफ यदि आर की वैल्यू लेस देन कैपिटल आर हो, या इनसाइड अ सिलेंडर कितना होगा, यह पूछा गया कि इनसाइड अ सिलेंडर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान कितना होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी निकलकर आएगी, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकलकर आएगी। अगर मैं इसके डेरिवेशन की बात लेकर चलूं तो डेरिवेशन मुझे करना तो नहीं है, बट मैं आपको फिर भी एक थोड़ा सा हिंट दे दूं कि कैसा डेरिवेशन किया गया हो बेटा। अंदर की तरफ ऐसे डेरिवेशन, एक आपने गॉसियन सरफेस बनाया, सेम जैसे पहले बनाया था गॉसियन सरफेस बनाओगे आप बेटा। गॉसियन सरफेस बनाने के बाद आप क्या करोगे बेटा, सेम काम करोगे, फाई बराबर ई डॉट डी ए, मतलब तीनों का ये फर्स्ट फेस मान लोगे, वे सेकंड मान लोगे, फिर थर्ड, जैसे पिछला किया था एग्जैक्टली सेम है। फिर फॉर्मूला लगा दोगे, फिर लास्ट में निकलेगा 2πrl के बराबर। फॉर्मूला वही है पिछले वाला, आप उसको डायरेक्टली दोबारा से यूज कर सकते हैं सिलेंडर के लिए। और आप ये देखोगे कि अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूंगा, चलो मैं थोड़ा सा लिखकर आपको बता दूं कि इसका रिजल्ट कैसे निकल रहा होगा। रिजल्ट आपको थोड़ा थोड़ा बता दूं कि रिजल्ट कैसे आया होगा। इसकी बात लेकर चलें तो आपने ऐसा बनाया होगा फाई टोटल, फिर आपने लिखा होगा, मैं दोबारा से बता दूं, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 लिखा होगा। इसके बराबर आपने कर दिया होगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर कर दिया होगा। फिर आपने फाई को क्या लिखा होगा बेटा, ये 3 सरफेस लिए गए होंगे ऐसे भैया, फिर आपके 3 सरफेस लिए गए होंगे ऐसे, एक सरफेस ये लिया गया होगा बेटा फाई, ये लिख लिया ई डॉट डी ए मान लिया, इसको फर्स्ट मान लिया, प्लस में हो जाएगा ई डॉट डी ए सेकेंड सरफेस हो जाएगा, फिर आप ये थर्ड सरफेस ले लेंगे ई डॉट डी ए। ये सब हम पिछले वाले पे कर चुके हैं, इसको भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये वाला लास्ट पॉइंट बचेगा। फिर आप पूरी सतह को क्या मान लोगे, डी ए को 2πrl लिख दोगे, ये 2πrl के बराबर इंटू में कितना हो जाएगा, ई, इसके बराबर क्या हो जाएगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर। आप भूले नहीं होंगे, मेरे ख्याल से आप भूले नहीं होंगे।
आप मेरे ख्याल से भूले नहीं होंगे, और आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला थोड़ी देर पहले लिखा था, वही फॉर्मूला आया। पर क्या अब की बार विद्युत क्षेत्र तीव्रता है, क्या अब की बार इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अंदर निकल कर आएगी, क्या निकलेगी? तो बेटे एक बात बताओ बेटे, अगर अंदर की तरफ चार्ज ही नहीं है, अगर अंदर की तरफ चार्ज ही नहीं है, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लिखा था, अगर मैं इस फॉर्मूले की बात लेकर चलूं, अंदर की तरफ अगर आवेश ही नहीं है, अगर चार्ज ही नहीं है मेरे बेटे, अगर चार्ज ही नहीं है, तो निकलेगी कहां से वैल्यू? आपको मैं रिलेशन लिख देता हूं। ई बराबर आपने निकाला ई डॉट 2πrl, ई डॉट 2πrl पिछले वाले से, बराबर आपने लिखा Q बाय एप्सिलॉन नॉट, जहां से आप E बराबर लिख सकते हो Q बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू में 2πrl, पिछले वाले से रिलेशन लिख दिया। बेटे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आ सकती है क्या सेंटर में? आप देखोगे जब इसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, आवेश तो सरफेस पर रहता है, चार्ज तो सरफेस पे। बेटा जब आवेश सरफेस पर है, सतह पर है, तो क्या अंदर की तरफ कोई विद्युत क्षेत्र तीव्रता होगी? क्या इस Q के फॉर्मूले पे कुछ लिख पाओगे क्या? मेरे बेटे एक बात बताओ ना, चार्ज तो बाहर वाले पर है ना, आप तो यहां निकाल रहे हो बेटा, आप तो स्मॉल आर पे निकाल रहे हो, स्मॉल आर पे। क्या यहां पर कोई चार्ज है? आवेश है ही नहीं बेटे, तो यहां पर तो आपको चार्ज 0 डालना पड़ेगा कि नहीं डालना पड़ेगा? बेटे याद रखिए, जहां पर कोई चार्ज ही नहीं है, जहां पर कोई आवेश ही नहीं है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आएगी? नहीं समझ में आया बेटे? बेटा आपने एक छोटा सा सरफेस अंदर ले लिया, एक गॉसियन सरफेस ले लिया, बेटा इस पे कोई अंदर की तरफ कोई चार्ज है क्या? कहीं पर भी कोई चार्ज नहीं, चार्ज तो सरफेस पर होता है, अंदर तो कुछ नहीं, अंदर नहीं है बेटे। तो आप इस फॉर्मूले को पहले छोटे सरफेस से फॉर्मूला पिछली बार लिख चुके हो, पिछली बार आप लिख चुके हैं ये फॉर्मूला बनाता, तो मैंने उसको दोबारा से लिख दिया। यहां पर Q की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई चार्ज ही नहीं है, कोई आवेश ही नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। सिंस नो चार्ज इज देयर, नो चार्ज, तो बेटा गॉस लॉ यही तो बोलता है, कोई आवेश नहीं तो कोई विद्युत क्षेत्र तीव्रता नहीं, चार्ज तो कोई गॉसियन, सिंपल सी बात है, चार्ज पे डिपेंड करता है। सिंस नो चार्ज इज देयर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान कितना होगा? E की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। अपने दिमाग में इस बात को डाल लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन पूछा जाए, बताइए हॉलो सिलेंडर होगा, हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर होगा, खोखला सुचालक होगा, खोखला चालक गोला होगा, तो बताइए अंदर की तरफ विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी होगी? 0। आप बोले सर सेंटर में, अरे कहीं भी बेटा, कहीं पर भी 0, क्योंकि चार्ज ही नहीं है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता नहीं है। हॉलो नॉन कंडक्टिंग होगा, आप बोलेंगे 0। आप बोलेंगे सॉलिड कंडक्टिंग होगा, आप बोलेंगे 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान अंदर की तरफ क्या होगा? 0 होगा, 0 होगा, सिंपल सी बात है। और ये मेरा पहला केस है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ये एक इंपॉर्टेंट केस है, आपके पेपर में बहुत बार 0 इन्फिनिटी वाले केसेस बनते हैं, तो इस केस को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। डेरिवेशन के पार्ट पे नहीं जा रहा हूं, लेकिन आपके रिजल्ट लिखते हुए चले जा रहा हूं, जो मैंने आपको निकाल के बताए थे पिछले वाले पे। अब मान लीजिए आपने कहा कि सर मैं अब बाहर की तरफ जाऊंगा, कि बाहर की तरफ कितना होगा? चलो जी बाहर की तरफ देख लेते हैं बेटे। ये गोला है बेटे, ये सिलेंडर है। आपने कहा चलिए जी ये सिलेंडर है, सिलेंडर पे आपने प्लस चार्ज बना दिया, प्लस चार्ज डाल दिया। अब आपने कहा कि बताइए, अब आपने कहा कि चलिए ठीक है, ये कैपिटल R हो गया आपका। अब आप बताइए कि अब आपकी सेकंड अगर आउटसाइड हो तो, आउटसाइड, ये इनसाइड का केस था, इनसाइड द सिलेंडर केस था, ये आउटसाइड द सिलेंडर हो तो, या अगर सिलेंडर के बाहर विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी होगी? बेटा अगर बाहर की लेकर चलो तो आपको ये वाली बात समझ में आ रही है कि बाहर के सिलेंडर की बात लेकर चलो, यानी स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से ज्यादा होगी। अब आपको विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान निकालना है बाहर। लेट अस सपोज, मान लो, एक सेकंड दीजिएगा, मान लो अब आपको वैल्यू निकालनी है यहां पर, ये आपको R निकालना है, ये इसका सेंटर पॉइंट है। अब आपने कहा कि अब मुझे यहां पर R निकालना है, मुझे बताइए इतना दूरी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान कितना होगा? गॉस कहते हैं कि भाई साहब जहां पर निकालना है उसको मिलाकर आप एक काम करो, गॉस लॉ कहता है कि जहां पर आपको मिलाना है वहां पर क्या काम करो, एक गॉसियन सरफेस बना दो। तो इसके चारों तरफ क्या करते किया होगा, फिर इसके चारों तरफ इन्होंने क्या किया होगा, गॉसियन सरफेस बनाया होगा। ये बना दिया, इसके गॉसियन सरफेस बनाया होगा ऐसे, इसमें भी नीचे भी बनाया होगा ऐसे ही गॉसियन सरफेस, ऐसे गॉसियन सरफेस। और मुझे अब रिलेशन बताया होगा, सेम फॉर्मूला लगा के अब रिलेशन बताया होगा। अब एक बात बताइए, इस गॉसियन सतह के जो बड़ा वाला सिलेंडर बनाया है, क्या ये छोटे वाले चार्जेस, छोटा वाला सिलेंडर इसके अंदर आ गया? अब की बार तो अंदर चार्जेस है कि नहीं है? अब की बार तो अंदर आवेश है कि नहीं है?
तो अगर अंदर आवेश है तो अब की बार बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज आ गया। अगर इस गॉसियन सरफेस के अंदर, इस गॉसियन सतह के अंदर आवेश आ गया और अंदर अगर चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी ही होगी। आ रही मेरी बात समझ में बेटे? सिंपल सी बात है। गॉस लॉ ये कहता है कि भाई अगर किसी के अंदर चार्ज होगा तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता होगी उसके बाहर, अदरवाइज नहीं होगी। सिंपल सी बात। तो भैया पहले वाले केस में अंदर कोई चार्ज था नहीं, अब की बार ये पूरा का पूरा गोला अंदर फंस गया तो अब इस पूरे गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज आ गया। अगर चार्ज आवेश आ गया तो अब विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकलेगी। तो इसका आंसर 0 नहीं होगा। रिजल्ट बता देता हूं, आपका रिजल्ट क्या निकलेगा। चलो जी, नेट अगर मैं स्मॉल आर की बात लेकर चलूं, अगर इसकी वैल्यू कैपिटल आर से ज्यादा आई है तो इस वाले केस की बात लेकर चलो तो इसका फॉर्मूला निकलता है, E इक्वस टू, ये होता है सिग्मा कैपिटल आर। इसकी बात लेकर चले तो इसकी वैल्यू होती है सिग्मा कैपिटल आर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल आर, अपॉन में होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल आर, अपॉन में होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल आर। इतनी वैल्यू निकल कर आती है। आप बोले सर सिग्मा क्या है? बेटे सिग्मा की वैल्यू बता देता हूं, सिग्मा क्या है। अगर बेटे मैं सिग्मा की बात लेकर चलूं तो सिग्मा की वैल्यू, सिग्मा इस सरफेस के लिए हो गया, ठीक है। अगर मैं इसकी बात लेकर चलूं बेटा तो सिग्मा हो गया सरफेस के लिए, और सिग्मा की वैल्यू किसके बराबर होती है? क्यू बाय ए के बराबर होती है। ये सरफेस एरिया के लिए हमने लिख दिया। इसको हम सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी पृष्ठ आवेश घनत्व कहकर चलते हैं। ये टर्म निकल कर आ गया। आर कैप को पता ही है, स्मॉल आर आपको पता ही है, ये आपको पता ही है। इस तरीके से आप आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान लिख सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये दिमाग में ये वाली बात जरूर घुस रही होगी। नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट चीज पे चलते हैं कि अगला टर्म हमारा क्या होगा। अगला टर्म हमारा क्या होगा, इस चीज पर चलते हैं। नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट बात है आपके एग्जाम के लिए। थर्ड पॉइंट की बात लेकर चलते हैं बेटे। अब अगर क्वेश्चन बोला कि सर एक बात बताइए, अगर सरफेस की बात लेकर चलेंगे तो कितना आएगा बेटे? तो सरफेस में कौन सी मुश्किल वाली बात है बेटे? सरफेस में भी कोई मुश्किल नहीं। देखो सरफेस तो और आसान है। आपको सरफेस निकालना है तो सरफेस तो भैया पहले से गॉसियन बना है, इसमें तो आपको कुछ बनाना ही नहीं है बेटे। ये आपका है, आपको निकालना है भाई साहब यहीं पर, ये गॉसियन सरफेस ये को, तो गॉसियन सरफेस का तो आपको आंसर ही डायरेक्टली पता है भाई। भैया गॉसियन सरफेस का तो आंसर पता ही है ना आपको। गॉसियन सतह से निकलने वाली कितनी होती है? क्यू बाय एप्सिलॉन। इसका आंसर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आने वाला है। ये हो गया कैपिटल आर, ये हो गया स्मॉल आर। अब की बार अगर मैं एट द सरफेस की बात लेकर चलूं, सरफेस की बात लेकर चलूं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, किसी भी सिलेंडर से निकलने वाली विद्युत क्षेत्र तीव्रता, वो सॉरी फ्लक्स का मान क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, वही एट द सरफेस। अगर सतह पर हो तो, अगर सरफेस पर हो तो, अगर बेटे सरफेस पर होगा, सतह पर होगा तो सरफेस पे कितना होगा? तो जरा देखें, सरफेस पर मतलब स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर हो। मेरे बेटे एक बात बताओ, अगर स्मॉल आर कैपिटल आर बराबर हो जाए, अगर स्मॉल आर और कैपिटल आर बराबर हो जाए तो ऊपर भी आर नीचे भी आर, तो क्या आर और आर कैंसिल आउट हो जाएगा? मेरे बेटे अगर मैं इसकी बात लेकर चलूं तो क्या आर और आर कैंसिल आउट हो जाएगा? और बेटा अगर आर और आर को कैंसिल आउट कर दिया तो क्या इसकी वैल्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर बचेगी? इसका मतलब ये हुआ कि सिंपल सी बात है, अगर आप सरफेस पे बताओगे विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान तो दैट विल कम्स आउट टू बी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये इसका आंसर निकलेगा। तो तीनों जगह पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान इतना इतना होता है। तो अगर आपसे सिलेंडर के अंदर पूछी जाए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो 0 होगी, सरफेस पे पूछी जाए तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगी, और अगर आपसे बाहर पूछी जाए तो इसकी वैल्यू होगी सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू आर के बराबर होगी। आपको ये वाली बात समझ में आ रही होगी। बताइए आपको कहीं परेशानी हो तो बेटे? क्या ये वाली चीज सरफेस ये तो आ गया, क्या ये वाली चीज की बात लेकर चलो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा? ई क्या होगी? आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये सब बातें आपको पता है। तो इस तरीके से हम हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग याद रखिएगा। याद रखिएगा, रिजल्ट आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनेगा, डायरेक्ट रिजल्ट पे क्वेश्चन बनेगा। डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है, इंपॉर्टेंट बात है। ये 3 पॉइंट बनकर आते हैं। नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलो हो गया, आगे चलें। डायरेक्ट रिजल्ट याद रखिएगा। अब भाई साहब एक आदमी छूट गया, एक चीज छूट गई बेटे, क्या थी वो? सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। भाई साहब उसका क्या होगा, जरा उसकी बात करते हैं। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के साथ क्या होगा
जरा देखते हैं, नोट डाउन कर लो जल्दी से। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के साथ क्या होगा, मिटा दूं? मिटा दूं? आप लोगों ने अगर नोट डाउन कर लिया है सारी चीजों को तो मिटा दूं भाई? ठीक है, चलो मेरे ख्याल से आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलो जी, अगले रिजल्ट की तरफ चलते हैं। तो भैया अब हमारे पास आने वाला है रिजल्ट इसी का, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्पेशल केस। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि इसके अंदर विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी होगी, तो आप इसका आंसर, सॉरी सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, तो इसका आंसर आप 0 नहीं लिख सकते। इसका आंसर आप 0 नहीं लिख सकते, इसका आप आंसर 0 नहीं लिख सकते। इस बात को अच्छे से दिमाग में डाल लीजिए, इसका आंसर आप 0 नहीं लिख सकते। ये एक स्पेशल केस बन जाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप रट मत लेना कि किसी भी सिलेंडर के, किसी भी गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है। अपना दिमाग जरूर यूज करना, ब्रेन जरूर यूज करना। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, चलो जी सॉलिड नॉन कंडक्टिंग की बात लेकर चलते हैं और जरा इसके बारे में बता देता हूं। बेटा सॉलिड नॉन कंडक्टिंग एक ऐसी बॉडी है, ऐसी एक स्थिति है, एक ऐसी वस्तु है जिसके अंदर आप अगर चार्ज डाल दें तो बेटा चार्ज सरफेस पे नहीं होता, वो अंदर चला जाता है। आप बोले सर कैसे, कैसे जाएगा सर? बेटा आप क्या करो, आपने बहुत सारी चीजें देखी बेटा, इंजेक्शन जानते हो ना, इंजेक्शन, उसके अंदर आपने इंजेक्शन में चार्ज भर लिया और बेटा किसी बॉडी के अंदर जाके लगा दिए, तो बेटा वो क्या फैलेगा, अंदर से बाहर की तरफ पूरा फैल जाएगा। वैसे ही केस है कि अगर मैं इसके अंदर चार्ज डाल दूं, किसी सॉलिड नॉन कंडक्टिंग यानी ठोस कुचालक ऐसे पदार्थ के अंदर आवेश डाल दूं, तो बेटा आवेश या तो हो सकता है पूरी तरीके से पूरे में फैल जाए, या हो सकता है किसी एक जगह बढ़ जाए। लेकिन अगर मैं अपने सिलेबस की बात लेकर चलूं तो हमारे यहां यूनिफॉर्म की बात की गई है। पहले समझते हैं, पहले डायग्राम बनाते हैं, फिर धीरे धीरे समझते हैं कि क्या चक्कर है, ये घोटाला क्या है, गड़बड़ घोटाला क्या है। तो जरा फिगर से बनाकर एक बार समझते हैं इस बात को। भाई साहब अगर आपने इस पर चार्ज डाल दिए, ये नॉन कंडक्टिंग है, डाइलेक्ट्रिक मान लो, या नॉन कंडक्टिंग या डाइलेक्ट्रिक, ये बन गया भाई साहब फिगर जैसा भी, ठीक है जी। और आपने इस पर चार्ज डाल दिया बेटा, प्लस 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 चार्ज डाल दिया, आवेश डाल दिया, और ये चार्ज क्या चले गए बेटा, पूरे में चले गए नॉन कंडक्टिंग में, मतलब कुचालक वाली स्थिति में पूरे में चले गए चार्ज, पूरे में चले गए चार्ज। पूरे में चार्ज चले गए। चलिए जी ये चार्ज है। अब भाई साहब हमें इसी के अंदर 3 केसेस को स्टडी करना है, वही जो केसेस हम पढ़ रहे थे उन्हीं केसेस को हमें दोबारा स्टडी करना है, ठीक है जी। दोबारा से हमें उन्हीं केसेस को स्टडी करना है। अंदर की तरफ कितना होगा, बाहर की तरफ कितना होगा, सेम केस। एक आपने ले लिया ये पॉइंट, ये हो गया बेटा कैपिटल आर, आपने जैसा रेडियस लिया था। और आपको पहले इन तीनों की बात लेकर चलनी है। तो 3 केस बनाते हैं, पहले इनसाइड का केस बनाते हैं, इनसाइड द सिलेंडर के केस बनाते हैं कि इसके अंदर कितना होगा, इनसाइड द सिलेंडर। बेटा वही केस फिजिक्स में इस चीज को कैसे उन्होंने डेरिवेशन किया होगा, डेरिवेशन की एक हिंट दे दूं। बेटा एक बात बताओ, अगर मैं अब की बार एक छोटा सा गोला बनाता, अगर मैं एक छोटा सा गोला अब अंदर बनाता, तो क्या अब अंदर गोले के अंदर कोई चार्ज नहीं है, क्या अब की बार नहीं है? बेटा अब की बार तो चार्जेस है कि नहीं है, अब की बार तो है बेटे। तो अब की बार विद्युत क्षेत्र तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पहले अंदर कोई चार्ज नहीं थे, अब की बार तो अंदर आवेश है कि नहीं है, तो अब की बार इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान ठोस चीज के अंदर 0 नहीं होता, अब की बार 0 नहीं होगा। तो अब की बार की बात लेकर चले इनसाइड द सिलेंडर, यानी जब स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से कम हो, स्मॉल आर की वैल्यू जब कैपिटल आर से कम हो, ये वाला केस है जब स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से कम हो, ये है स्मॉल आर, कैपिटल आर से कम हो, तब इसकी वैल्यू का आंसर कितना निकलेगा। अगर मैं इस वाले केस की बात लेकर चलूं तो ये एक आयतन वाली चीज आ गई इसके अंदर। तो एक छोटा सा टर्म और याद रख लीजिए, इसको हम बोलते हैं Q बाई वी, इसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी।
इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, हिंदी में बोलते हैं आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व, ये वो आयतन आवेश घनत्व। चलो जी, स्मॉल आर अगर कैपिटल आर से बड़ा होगा तब इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हमें वैल्यू निकाल कर लानी है कि इसके अंदर की वैल्यू कितनी होगी। चलो एक काम करते हैं बेटे, इसका मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखूं कितना होगा, तो इसकी वैल्यू निकल कर आती है, इसकी वैल्यू निकलती है रो इंटू कैपिटल आर अपॉन 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट, स्मॉल आर होगा, रो इंटू आर अपॉन 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये इसकी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट इंटू आर हो गई। क्या हो गया यार, इसकी वैल्यू की बात लेकर चलो तो इसकी वैल्यू निकलेगी सिग्मा इंटू आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ये होगा ना सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ये रिलेशन होगा, माफ कीजिएगा। चलिए जी, तो इसके क्वेश्चन की बात लेकर चलें तो इसकी वैल्यू निकल कर आएगी एप्सिलॉन नॉट इंटू आर के बराबर निकल कर आएगी, ये इसका आंसर निकल कर आता है, ये इसका आंसर निकल कर आता है। आउटसाइड की बात लेकर चलें तो इसकी वैल्यू इतनी निकल कर आएगी, इसकी वैल्यू ये निकल कर आएगी। क्या आपको बात समझ में आ रही है बेटे, क्या आपको बात समझ आ रही है? आपकी किताबों में हो सकता है इस टर्म को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया हो सकता है सिग्मा से रिप्रेजेंट किया हो, डॉट देख लीजिएगा क्या आपकी किताब में इसको कैसे रिप्रेजेंट किया गया है ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो नोट डाउन कर लीजिए इस चीज को, एक बार जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इस चीज को और पढ़ते हैं और देखते हैं, इस चीज को जरा देखेंगे फिर इसके बाद कि इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आती है, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए एक बार जल्दी से, नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से भाई, हो गया नोट डाउन, हो गया भाई नोट डाउन। चलो भाई, तो जिससे भी रिप्रेजेंट किया गया है आप उस चीज को जरूर अपनी किताबों में देख लीजिए कि आपका आंसर कितना कितना किस चीज के लिए निकल कर आ रहा है, किस चीज के लिए कितना कितना निकल कर आ रहा है। तो नोट डाउन कर लीजिए इस बातों को, एक बार जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, ठीक है। चलो, तो इस रिलेशन की बात लेकर चलें तो इसकी वैल्यू इतनी निकल कर आ जाएगी, ठीक है, इतनी वैल्यू निकल कर आ जाएगी, ठीक है। तो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इनसाइड की बात कर रहे हैं ना यार, अरे यार ये तो मैंने आउटसाइड का फॉर्मूला लिख दिया। चलो, इसकी वैल्यू की बात लेकर चलें तो इसका फॉर्मूला होगा, अगर मैं इस फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करूं तो इसका फॉर्मूला होगा E इक्वल टू होगा रो इंटू, रो में होगा ना बेटे, इसकी वैल्यू होगी रो इंटू आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो दिस विल बी द, इसका आंसर निकलेगा 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका आंसर निकल कर आ जाएगा, तो ये इसका आंसर होगा, तो इसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी इतनी, ठीक है जी। कोई दिक्कत कोई परेशानी, इनसाइड द सिलेंडर की वैल्यू इतनी निकल कर आ गई, ठीक है। चलो, तो हमारा फॉर्मूला ये निकल कर आ गया, हमें इतना पता चल गई, तो मुझे ये पता चल गई कि अगर मैं इनसाइड द सिलेंडर के अंदर हूं, अगर मैं इनसाइड द सिलेंडर के अंदर हूं तो उसकी वैल्यू इतनी निकल कर आती है, इसकी वैल्यू इतनी निकल कर आती है। एक बात और मुझे पता चल रही है कि ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसके अंदर आर की वैल्यू बढ़ने के साथ ई की वैल्यू बढ़ती है। जरा इसको फील करो कि इसका मतलब क्या है, इसको जरा फील करो। ये कह रहा है कि जैसे जैसे आर बढ़ेगा, मतलब जैसे जैसे आप सेंटर से दूर की तरफ जाते जाओगे, जैसे जैसे आप सेंटर से दूर की तरफ जाते जाओगे, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान बढ़ता जाएगा। आप बोले सर ऐसा हो कैसे रहा है? देखो सोचो, अगर ये सर्कल, अगर ये गॉसियन सरफेस बड़ा होता जाएगा तो कि चार्ज भी तो अंदर जाते जाएंगे, ज्यादा जितने चार्जेस होते जाएंगे गोले के अंदर उतना ज्यादा विद्युत क्षेत्र तीव्रता भी बढ़ेगी। तो याद रखिए इस वाले केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, इस वाले केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। ये इनसाइड द सिलेंडर की बात आपकी हो गई, इनसाइड द सिलेंडर की बात हो गई, तो आपको ये बात पता चल गई होगी। अब हम चलते हैं एक और बात पर कि आउटसाइड द सिलेंडर कितना होगा। तो जरा आउटसाइड द सिलेंडर की बात लेकर चलते हैं कि सिलेंडर के बाहर क्या होगा। आउटसाइड द सिलेंडर की बात लेकर चलते हैं, तो अगर आप सिलेंडर के बाहर चला जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। दीवार से फिगर बनाते हैं, आपने प्लस चार्जेस दे दिए खूब सारे, अब आपने क्या किया, आपने चार्जेस दे दिए खूब सारे। अब आपने क्या किया बेटे, अब आपने एक, ये हुआ कैपिटल आर, इसको आप कैपिटल आर मान लीजिए, और आप स्मॉल से अब की बार
स्मॉल आर यहां पहुंच गए और आपने कहा कि आउटसाइड द सिलेंडर का मतलब हुआ जब आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर होगी तब इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। तो आपका डायरेक्ट रिजल्ट की बात लेकर चलें कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान कितना होगा, तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता के मान की बात लेकर चलें तो इसकी जो वैल्यू होगी दैट विल कम्स आउट टू बी, इसकी जो वैल्यू होगी दैट विल कम्स आउट टू बी, इसकी जो वैल्यू निकल कर आएगी दैट विल कम्स आउट टू बी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आएगी जो, तो हमने लिया था रो लिया था, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी रो इंटू में हो जाएगा बेटे, इसकी वैल्यू हमने रो ले ली तो इसकी हो जाएगी रो इंटू कैपिटल आर स्क्वायर, रो इंटू में हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू में स्मॉल आर, ये इसकी वैल्यू निकल कर आएगी, इतनी निकलेगी ना, रो आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ठीक है, यही निकल कर आएगी। तो इसकी वैल्यू जो निकल कर आएगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी निकल कर आएगी। इस रिजल्ट को भी आप याद रखें, आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे रिजल्ट को अपने दिमाग के अंदर अच्छे से बैठा लीजिए, याद रखिएगा ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया इनसाइड द किसके अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 0 जरूर होती है, लेकिन सॉलिड नॉन कंडक्टिंग को छोड़कर, ठोस जो आपके पदार्थ होते हैं कुचालक, उन छोटे को छोड़कर बाकी सब में इसकी वैल्यू 0 होती है। नोट डाउन कर लीजिए, यही एक छोटी सी बात थी जो मुझे आपको बतानी थी, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, मेरे ख्याल से आप नोट डाउन कर ली चुके होंगे, नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से इस बात को। सरफेस की बात लेकर चले तो सरफेस बहुत आसान है बेटा, कैपिटल आर और स्मॉल आर को बराबर कर दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। मैं सरफेस लिख देता हूं यहां पर कि अगर मान लीजिए आपको सरफेस पे लिखना होती तो सरफेस पे क्या होता, स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर होता, इसको यहां पुट करेंगे तो एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, ई की वैल्यू कितनी बचेगी बेटा, ये बचेगी रो इंटू ये हो जाएगा कैपिटल आर अपॉन में हो जाएगा बेटा 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये इसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। इस तरीके से आप सरफेस पर भी इसकी वैल्यू लिख सकते हैं, तो आपकी वैल्यू सारी की सारी निकल कर आ गई हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी की बात लेकर चले तो इसको हम लोग बोलते हैं आपका सिलेंडर की बात लेकर चलते हैं, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे चलते हैं, आगे का कंसेप्ट क्या है जरा आगे का चीज सीखते हैं, ठीक है, नोट डाउन कीजिए इसको 2 मिनट में। हो गया, चलो ठीक है, चलो अगली एप्लीकेशन पे चलते हैं। और क्या निकाल सकते हैं इससे, आपके इसकी बात लेकर चलें तो एक चीज और निकालते हैं हम, प्लेन शीट ऑफ चार्ज। नेवी में ही इसी बार के एग्जाम में, फेब में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि प्लेन शीट ऑफ चार्जेस की वैल्यू क्या होगी। 4 ऑप्शन दे दिए थे, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो डायरेक्टली भी रिलेशन पूछे जा सकते हैं, जैसे नेवी के एग्जाम में खासकर ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो आप इस रिजल्ट की तरफ भी ध्यान दीजिएगा, इस रिजल्ट को भी जरा देखिएगा। हम तीसरी एप्लीकेशन की तरफ चल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं प्लेन शीट ऑफ चार्ज। प्लेन शीट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, सिर्फ रिजल्ट पे ही ध्यान देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज, ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज, शीट ऑफ चार्ज, प्लेन शीट ऑफ चार्ज मतलब समझाता हूं क्या बेटे, मतलब ये कह रहा है कि आप एक प्लेन शीट ले लें। प्लेन शीट आप फिगर बना के बताता हूं, प्लेन शीट मतलब एक चादर है पतली सी, उससे कुछ दूरी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान बता रहा है। मतलब एक पतली सी चादर से, एक पतली सी शीट से कुछ दूरी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान कितना होगा, जिस पर पूरे पे चार्ज पड़े हुए, पूरे पे आवेश पड़े हुए। क्वेश्चन को जरा समझना, मैं फिगर बना के बताता हूं आपको। लेट अस सपोज, मान लो एक प्लेट है हमारे पास, ये एक प्लेट है हमारे पास, इस पर पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है बेटे। अब मुझसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इस प्लेन शीट पर, इस प्लेन शीट से कुछ दूरी पर, बताइए कुछ दूरी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान कितना होगा, और इसकी दूरी लेट अस सपोज x है। ये क्वेश्चन है, एक सिंपल सी बात है, एक्सक्लेरेशन। ये बना कैसे मैं आपको बताऊं, इस सरफेस से एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं, एक सिलेंडर तरह बनाते हैं,
फिर वही सेम काम करना होता है, सारा सरफेस से कितना फ्लक्स निकल रहा है, उस तरीके से इसका डेरिवेशन हुआ है। हम अगर प्लेन शीट ऑफ चार्ज से विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान लिखें तो इसकी जो वैल्यू निकल कर आती है दैट विल कम्स आउट टू बी E बराबर, इस रिलेशन को बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस रिलेशन को याद रखें अपने दिमाग में। प्लेन शीट ऑफ चार्ज से होता है, मैंने कई बार आपके मॉक टेस्ट में भी इस क्वेश्चन को पूछा है कि प्लेन शीट ऑफ चार्ज से विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान हमेशा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इसकी वैल्यू निकल कर आती है। इंपॉर्टेंट रिलेशन है, अपने दिमाग में इस बात को जरूर डाल दीजिए, ठीक है। ठीक है, चलो एक तो ये रिलेशन निकल कर आया है, एक रिलेशन और याद रखिएगा, एक सिंगल प्लेट शीट से याद हो गया। अब एक और चीज की बात लेकर चलते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। नोट डाल के एक पॉइंट और है, नोट डाल के एक छोटा सा पॉइंट और है, इसको भी देख लेते हैं। दो शीट दे दी गई, लेट अस सपोज कि दो शीट दे दी गई, एक है आपकी इस पर प्लस है, इसका क्योंकि ये एरिया है इसका, तो आप इसके लिए इसकी डेंसिटी लिख सकते हो प्लस सिग्मा से। एक ऐसी ही प्लेन शीट ऑफ चार्ज और ले ली बेटे, और मुझसे बोल दिया गया कि भाई साहब ये प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, इस पर दे दिया गया माइनस चार्ज। तो मुझसे पूछा गया इसको पढ़ लीजिएगा, इसको हम जब कैपेसिटर पढ़ेंगे तो हमें जरूरत पड़ेगी। तो इसकी बात हो गई माइनस सिग्मा। अब क्वेश्चन ये पूछा कि बताइए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान कितना होगा, यहां पर कितना होगा और यहां पर कितना होगा, इतना सी बात की गई है। इन तीनों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू यानी विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान कितना कितना होगा। इन तीनों पॉइंट को नाम दे देता हूं, लेट अस सपोज दिस इज EA, दिस इज EB और दिस इज EC। EB और दिस इज EC, मुझसे पूछा गया इन तीनों पॉइंट पर क्या होगा। इस तरफ ये माइनस है, ये प्लस है ना। एक बात बताओ बेटे, इसको 1 मान लेता हूं शीट को, इसको 2 मान लेता हूं, सोच के बताना बेटे। माइनस की तरफ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र तीव्रता माइनस की तरफ होती है और प्लस से निकलती है। इस प्लस की वजह से इस पर, इस प्लस की वजह से इस पर, क्या बाहर की तरफ होगी? क्या मानते हो? क्या E1 बाहर की तरफ होगा? देखो बेटा, ये प्लस की प्लेट है, इस प्लस की प्लेट से दूर जाएगी विद्युत क्षेत्र तीव्रता, इस प्लस से दूर जाएगी, ये रही E1 लिख, आपको बताना है इस C पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, ठीक है। अब अगर E1 इस साइड गया मेरे बेटे, E1 इस साइड गया मेरे बेटे, तो एक बात बताओ E2 की वजह से क्या होगी? माइनस की तरफ, माइनस की तरफ होगी तो क्या मैं लिख सकता हूं यहां पर E1 E2 होगी, यहां पर E2 होगी, E1 और E2 हो गया। अब एक बार बात बताओ, इस वाले पॉइंट पर अगर आपको फिगर दिख रहा है तो एक बात बताना, प्लस से दूर की तरफ होगी, प्लस वाली शीट से क्या होगी? बाहर की तरफ होगी, इससे बाहर की तरफ होगी। इस E1 होगा इस साइड, क्या E2 होगा इस साइड, E2 होगा माइनस की तरफ, E2 प्लेट इस तरफ होगा। इस वाले पॉइंट पे बात लेकर चले तो प्लस से बाहर की तरफ होगी, प्लस से बाहर की तरफ होगी मतलब E1 इस साइड तरफ होगी, और माइनस की तरफ होगी तो मैं कह सकता हूं इसी पॉइंट पे E2 की तरफ होगी। क्या आपको ये वाली बात पता चल रही है? यानी इन तीनों बिंदुओं की बात लेकर चलूं तो इस तरीके से हम साइन बना सकते हैं तीनों के। एक और बात, एक बात बताओ बेटे, क्योंकि सिग्मा सेम है, क्योंकि सिग्मा सेम है, क्योंकि सिग्मा सेम है मेरे बेटे, सिग्मा सेम होने की वजह से क्या मैं ये कह सकता हूं कि E1 और E2 बराबर हैं? और अगर E1 और E2 बराबर हैं, अगर E1 और E2 बराबर हैं तो मैं लिख सकता हूं E नेट की वैल्यू यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां पर कितनी होगी? 0 होगी। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होगा? 0 होगा रिजल्टेंट। बेटा दोनों बराबर है E1 और E2 और अपोजिट भी है, माइनस साइन इंडिकेट करता है। अगर मैं इस वाले की बात लेकर चलूं तो इस पे भी कितनी होगी बेटा? इस पर भी कितनी होगी? 0 होगी, क्योंकि यहां पर भी क्या है? E1 और E2 बराबर हैं। तो जब इनका वेक्टर निकालोगे, रिजल्टेंट निकालोगे तो ये भी कितना निकलेगा? यहां पर 0 निकलेगा, पर यहां पर तो 0 नहीं होगा। अगर मुझसे पूछा जाए कि इन दोनों शीट के बीच में विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी होगी, इन दोनों शीटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होगी, तो इसकी वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि E की वैल्यू E1 प्लस E2 के बराबर होगी? क्या मानते हैं उस बात को? कोई दिक्कत बताओ? E1 प्लस E2 के बराबर होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की आंसर होगा E1 प्लस E2। मेरे बेटे एक शीट की वजह से आपको आंसर पता है हमेशा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये तो कभी भूलोगे नहीं। तो अगर एक शीट की वजह से पता है तो इनकी तरफ लिखने में क्या दिक्कत है बेटे? इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट लिखूंगा तो क्या मैं लिख सकता हूं सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना आंसर निकल कर आ गया? क्या मैं लिख सकता हूं 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट यानी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या आपको पता चल रहा है कि बीच में ई
बी की बात लेकर चलूं तो इसकी वैल्यू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो यहां पर जो रिजल्टेंट निकल कर आ रहा है ई रिजल्टेंट दैट विल इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। मेरे ख्याल से आपके दिमाग में ये वाली बात अच्छे से घुस रही होगी कि इसकी जो वैल्यू निकल कर आएगी दैट विल इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि दो प्लेन शीट पे कितनी होगी, इस तरफ विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी होगी, इस तरफ कितनी होगी, किसी भी पॉइंट पर आपके निकलवाई जा सकती है। तो आप मेरे ख्याल से नोट कर लिए होंगे, तो नोट डाउन कर लो इस बात को और अच्छे से पढ़ाई करते रहो, है ना बेटे। स्टडीज का बहुत बड़ा महत्व आप लोग भी जानते हो, है ना। अगर आपने ये जो ऑनलाइन स्टडी होती है इसमें किसी को आप जबरदस्ती नहीं बुला सकते पढ़ने के लिए, ना आप इसको किसी को जबरदस्ती पढ़वा सकते हैं। बशर्ते इतना जरूरी है कि आपके अंदर ये आग लगी हुई होनी चाहिए कि मुझे डिफेंस के अंदर जाना है या मुझे देश की सेवा करनी है। देश की सेवा करना कोई जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है, ये एक जज्बा है, एक जुनून है अंदर से। तो इस बात को समझ लीजिए कि अगर आप सच में ये चीज चाहते हैं तो आपको खुद आना पड़ेगा, कोई आपको जगाने नहीं आएगा, कोई आपको बुलाने नहीं आएगा, आपको खुद को पढ़ना है, खुद को मेहनत करिए। और याद रखिए कंटेंट की बहुत बड़ी वैल्यू होती है। याद रखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ठोकर खा के सुधरते हैं और कुछ अपने आप सुधरते हैं, तो ऐसे इंसान मत बनिए जो ठोकर खा के सुधरते। याद रखिए कंटेंट की बहुत बड़ी वैल्यू होती है। हर पॉइंट को अपनी किताब में नोट करो, क्योंकि यकीन मानो अगर कभी वर्स्ट पेपर बन गया, किसी भी हालत में अगर खराब पेपर बन गया तो लेने के देने ना पड़ जाए, इसलिए याद रखिए हर चीज की वैल्यू रखिए। ABCD पढ़ना छोड़िए, ये कंपटीशन है। जो ABCD पढ़कर चलते हैं ना फिजिक्स की, उनके ही आते हैं 9.75 नंबर, 8.75, जो अटक जाते हैं बाउंड्री लाइन पर। अगर आप सीरियसली क्लियर करना चाहते हो अपने एग्जाम और बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहते हो, 25 में 25 मारना चाहते हो, तो आपको हर चीज को बेसिक से एडवांस तक हर चीज को बहुत अच्छे से स्टडी करना होगा। और ये 1 या 2 या 5 या 10 दिन या 1 महीने की बात नहीं, ये बहुत एक लंबे प्रोसीजर की बात है। बहुत लंबे टाइम तक आपको इस चीज को, स्टडीज को करना पड़ेगा। तो भाई इन चीजों को आप अपने दिमाग में अच्छे से डाल लीजिए, ठीक है भाई। तो चलो भाई एक काम करते हैं, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगले इस लेक्चर को हम आगे चल के और पढ़ेंगे। कल शाम, मतलब आज ही शाम को एक लेक्चर और होगा, आज शाम को लेक्चर, उसमें हम इस क्लास को और कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, खुश रहिए और पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, नोट्स जरूर बनाइए। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।